55, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। मैं आपके दरमियान ज्यादा मुमकिन ना होते हुए मैं चाहूंगा कि अब्दुल मजीद मास्टर साहब जो है वो अपनी तकलीफ पेश करें। कहानी का अनुमान है मौत की बारी। बुलबुल खानम एक अमीर औरत थी। उसके जागीरदार शौहर का इंतकाल हो गया था। अब सारी दौलत पर उसी का कब्जा था। उसका एक लड़का शहर बाकी नाम का था। एक मरतबा की बात है, किसी से सुनी सुनाई उस लड़के के दिमाग में एक बात आई। अब वो अपनी माँ से कहने लगा, अम्मी जान मुझे सफ़र पर जाने के लिए जा रहा हूँ। क्यों? सफ़र पर जाने का क्या काम आ गया? अपने यहाँ से बहुत दूर समंदर में एक जजीरा है जो काला जजीरा कहलाता है। हाँ, मैंने उस जजीरे का नाम सुना है। तो वहाँ एक ज्ञानी आदमी रहता है। वो जादूगर भी है। वो लोगों को उनकी ज़िंदगी का हाल बताता है और आने वाले ज़माने की खबर देता है। फिर मैं उसके पास जाऊँगा और उससे मालूम करके आऊँगा कि मेरी मौत कब होने वाली है और किस तरह होगी। अपने लड़के की नादानी की बात सुनकर खानम भड़क उठी। बेवकूफ़ शहर वक्त, हमने तेरी तालीम के लिए बेहतरीन उस्ताद मुकर्रर किए, तेरी भलाई के लिए रुपया पानी की तरह बहाया, तेरी इबादत और आराम का हर सामान किया। आज तूने हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। देख शहर वक्त, मैं तुझे सख्ती से कह देती हूँ, ऐसा ऊंचा काम बड़े घर के लोगों को जेब नहीं देता। खबरदार, हवेली छोड़कर कहीं जाना नहीं। अम्मी जान, मैं जाऊंगा तो वापस भी आ जाऊंगा। आप इत्मीनान रखिए, वो जादूगर मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मैं उसके लिए बहुत से तोहफे लेकर जाऊंगा, जिसे देखकर वो मुझ पर मेहरबान हो जाएगा। लेकिन हमें किसी की मेहरबानी की जरूरत ही नहीं है। जोखियों और रम्मानों के पास जाना ये सब हल्की रात के लोगों का वतीरा है। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि बुलबुल खानम जब सोकर उठी तो शहर वक्त हवेली का गायब था और अक्टूबर में से एक घोड़ा भी लापता था। वो समझ गई कि लड़का काले जजीरे के सफर पर निकल गया है। उसने अपने बहुत से आदमी उस चिंता में दौड़ा दिए कि वो लड़के को तलाश करें और उसे वापस लेकर आए। उन आदमियों ने दूर दूर तक खोज खबर की, मगर शहर वक्त का कहीं पता न चला। शहर वक्त को कहीं गए हुए काफी दिन हो गए। खानम अब ज्यादा परेशान रहने लगी। फिर एक दिन जानवरों का सौदागर उसके यहाँ आया। उसने खानम को बताया कि तुम्हारा बेटा काले जजीरे से होकर वापस आ रहा है। सामने के बर्फीले पहाड़ियों के बीच जो दर्रा है, सांभर दर्रा, उस दर्रे में मेरी उसकी मुलाकात हुई थी। काले जजीरे पर पहुंचने की और जादूगर से मुलाकात की। पूरी दास्तान उसने मुझे सुनाई। उसने बताया, जादूगर कहता है कि मेरे पास हथियार न होने की वजह से मेरी मौत होने वाली है। इसलिए मैं ये खंजर हमेशा अपने साथ रखता हूँ। मगर जादूगर ने ये नहीं बताया कि मेरी मौत कब होगी। लड़के की मौत के बारे में जादूगर की पेशीन गोई सुनकर खानम ने बुरा सा मुंह बनाया। सौदागर ने आगे कहा, मैंने उसे समझाया कि अगर तेरी किस्मत में वैसा ही लिखा हुआ है तो मौत के वक्त ये खंजर आप उससे छूट जाएगा और इसको संभालने
संभालते फिरने की तपस्या कुछ काम ना आएगी। खानम, मुझे लगता है लड़का थोड़ा सा पीड़ा है। खानम ने उदास होकर कहा, तुमको चाहिए था मेरे लड़के को अपने साथ में रखते और उसे यहाँ लेकर आते। सौदागर ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी दी हुई खबर से खानम के दिल को तसल्ली हो गई कि लड़का जिंदा है और महफूज है। फिर भी उसे जल्दी पड़ी थी, इतनी कि वो दूसरे ही दिन सवेरे अपने मुल्क के राजा के महल पहुंच गई। उसने राजा से 100 सिपाही मांगे। राजा ने खानम को सिर्फ 25 जाबाज आदमी देना मंजूर किया और कहा, ये मेरी फौज के 25 रत्न हैं जो 100 बार भारी हैं। खानम उन सिपाहियों के लिए बहुत सा नजराना लेकर गई थी, मगर वो 25 सिपाही खानम को देख कर ही चिढ़ गए थे। राजा से कहने लगे, राजा साहब, खानम का रास्ता काले जजीरे की तरफ गया है। काले जजीरे का रुख करना जान जोखम का काम है। ये काम मुझे नहीं हो। खानम छुड़ाने की बात काट कर कहने लगी, मैं तुमसे जान जोखम का कोई काम नहीं करवाऊंगी। मेरा लड़का काले जजीरे से होकर वापस आ गया है और वो बहुत ज्यादा दूर नहीं, सामने की पहाड़ियों में कहीं मौजूद है। हमें उसे तलाश करना है और उसे लेकर अपने मुल्क वापस आना है। हो सकता है वो रास्ता भटक गया हो। मगर खानम जी, वो पहाड़ियाँ भी तो सैकड़ों मील तक फैली हुई हैं। खानम दिनों की बात काट कर कहने लगी, अगर वो हमारे हाथ आ जाता है तो मैं तुम्हें इसका भरपूर मुआवजा दूंगी। खानम के यहाँ रुपये की रेट पे थी। अपने इलाके में वो दरिया दिल मशहूर थी। उसकी जबान से भरपूर का लफ्ज सुनकर उनकी राह टपकने लगी और वो 25 किया है सांबर दर्रे के सफर पर जाने के लिए तैयार हो गए। उसके दूसरे दिन ये लोग पूरी तैयारी के साथ निकले। खानम घोड़ा गाड़ी पर थी और साथ में उसकी 4 सहेलियाँ भी थी। राजा के सिपाही अपने अपने घोड़ों पर थे। वो आसमान को छूती हुई उनकी बर्फानी पहाड़ियाँ, कहने को सामने की पहाड़ियाँ कहलाती थी, मगर वो बहुत फासले पर थी। कई रोज का सफर था। एक दिन ये लोग एक ऐसे टीले पर जाकर रुके जिसके आगे गहरी वादियाँ थी। उस वादी में भी नीचे नीचे टीले थे और तर में ऊपर खाबर जमीन थी। भयानक जंगल था, मगर लड़के की तड़प ने वो एक मुहिम पर निकल पड़ी थी। अपने टीले पर से वो इस बात का जायजा लेना चाहते थे कि सांबर दर्रे के लिए आसान रास्ता कौन सा रहेगा, मगर उस वक्त सब लोग थक कर चूर हो चुके थे। वो उसी टीले पर रुककर खाना पीना चाहते थे और रात की रात वहीं क़याम भी करना चाहते थे। इसके लिए वहाँ उन्होंने कीमत तान की। खानम तो रात दिन बस चलते रहना ही चाहती थी। काफले के रुक जाने पर वो सब्र का घूट पी कर रह जाती। दिन का तीसरा पहर था, इनका खाना पीना हो गया। अचानक सामने के उन बर्फपोर पहाड़ियों से आड़ा धम 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 की ऐसी आवाजें सुनाई देने लगी जैसे उस इलाके में जलजला आ गया हो। उन आवाजों को सुनकर सब लोग हड़बड़ा गए और उठ कर खड़े हो गए। अरे ये तो बर्फ के टोटे हैं जो पहाड़ियों से फिसल कर नीचे गिर रहे हैं। खानम ने ही सबसे पहले बर्फ के धड़धड़े का अंदाजा लगाया। आवाजों की धमक ने और पूरे इलाके को हिला कर रख दिया। बर्फ के बड़े बड़े ग्लेशियर पहाड़ियों पर से फिसल कर गिरने लगे। धड़म धुड़म की आवाजें बढ़ती गईं। बहुत देर तक ये लोग हक्का बक्का होकर उन पहाड़ियों की ओर तक रहे थे कि वादी में पानी का सैलाब आ गया। जरा देर में पूरी वादी पानी से भर गई और पानी की सतह ऊंची ऊंची चली गई। सारा जंगल पानी में डूब गया। अब सिर्फ ऊंचे ऊंचे टीले ही दिखाई दे रहे थे। औरतें कहने लगी, अच्छा हुआ मैं
हम लोग वादी में नहीं उतरे, आनंद छूटने लगे। मेरा लड़का पता नहीं कि हाल हो, पूरी वादी में समुद्री तूफान की सी उधम मची थी। पानी की मौजें घुसते में भरी नारंग की तरह फन फैलाकर उठती और ऊपर उठ कर इस तरह सीना चोरी करती जैसे वो उन्हें डराने के लिए उठ रही। उन दो पैसे मौजों में फंस जाने वाला जिंदा नहीं बच सकता था। फिर उन्होंने देखा कि एक घोड़ा उन तूफानी मौजों में बहता हुआ चला जा रहा है। आनंद ने झट पहचान लिया और चीख कर कहा, हाँ देखो ये घोड़ा हमारे यहाँ का ही है। देखो जरा इस घोड़े के आसपास कहीं अपना शहर वक्त दिखाई दे रहा होगा। सही मानों में लड़का पानी के मंदार में दिखाई दिया जो उन बेरहम मौजों के नाले में लौटा खा रहा था और जान बचाने की कोशिश कर रहा था। आनंद फिर की, हाँ देखो ये अपना शहर वक्त ही तो है जिसके लिए हम आए हैं। सिपाहियों, तुम लोग अपने घोड़ों के साथ जाओ, तुम जानते हो घोड़े पानी पर तैरते हैं। जल्दी करो, जाओ मेरे लड़के को तूफानी बला से निजात दिलाओ। कसम खाती हूँ मैं तुम्हें इस पर अपनी जागीर निछावर कर दूंगी। सिपाहियों में से कहने लगा, खान हम तो तैयार हैं, मगर आप देखो घोड़े तूफानी बला को देख देख कर हवा खा रहे हैं, आ रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। आगे बढ़ना तो दूर, उल्टे वो पीछे की तरफ पाए पड़क रहे हैं जैसे वो मौजें उन पर चढ़ कर चली आई थी। आनंद बौखलाई भी थी। वो अपने बेटे को उस तूफान में मरता हुआ नहीं देख सकती थी। उसने हिम्मत की और एक घोड़े पर सवार हुई, मगर उस घोड़े ने आनंद को उठा कर नीचे फेंक दिया जैसे कह रहा हो, हाँ बे कुर्बानी का बकरा बनाने को मैं ही रह गया था क्या। आनंद को गिरने से चोट तो लगी मगर उठ बैठी और आंखें फाड़ फाड़ कर लड़के को तलाश करने लगी। अब की मर्तबा उसे उम्मीद की किरण नजर आई। उसने देखा कि शहर वक्त तूफान से हाथापाई करते हुए एक दरख्त की तरफ बढ़ रहा है। वो भी एक टीले पर का दरख्त था, खूब बड़ा घना। जिंदगी पास आने को उमंग में लड़का जैसे तैसे उस दरख्त के तने तक पहुंच गया और तने को इस तरह लपट गया जैसे बच्चा माँ को लपटता है। उसको ठिकाना मिल जाने पर टीले वालों ने खुशी के मारे शोर बुलंद किया और तालियां बजाई। फिर शहर पर उस तने पर चढ़ता हुआ दिखाई दिया। उसके दरख्त पर चढ़ते वक्त कोई चीज चमकी और चमक कर पानी में गिर गई। वो शहर वक्त का वही खंजर था जिसे वो साथ लिए हुए गिरता था। वो खंजर उसके कपड़े से सड़क कर गिरा था और पानी में डूब गया था। खंजर के गिर जाने का मंजर देखकर आनंद का चेहरा फाक हो गया। उसे सौदागर की बताई हुई उबास याद आ गई जिस पर उसने बुरा सा मुंह बनाया था। शहर वक्त से जादूगर ने जो कहा था कि तेरे पास हथियार नहीं होने की वजह से तेरी मौत होने वाली है, इस बात के याद आ जाने पर आनंद का दिल डूबने लगा। लड़के के मौत के जबड़े से निकलने की जो खुशी हुई थी वो खुशी फिक्र में बदल गई। शहर वक्त उस दरख्त पर चढ़कर घनी शाखों के बीच बैठ गया। पिता सिपाहियों ने सुकून की सांस ली कि आप खाना उन पर नहीं भटकेंगे। मगर कुछ ही देर में शहर वक्त पर एक निराली बला नाजिल हुई। उसी दरख्त पर संदली रंग के बहुत से छोटे छोटे जानदार मौजूद थे जो अब तक शाखों में छुपे बैठे थे। वो छलांग मार मार कर आए और आकर शहर वक्त को चारों तरफ से लिपट गए। उनकी छलांग बंदरों जैसी थी, बल्कि वो गोश्तखोर बंदर ही थे मगर बहुत छोटे छोटे। जरा देर में उन्होंने नोच नोच कर शहर वक्त को लहू लहान कर डाला। खंजर तो रहा नहीं था जो ऐसे मौके पर काम आता। उसने दरख्त की ही कोई शाख तोड़ने की कोशिश की
मगर वो शाखें बड़ी मजबूत थीं, नहीं टूटी। शहर वक्त मजबूर हो गया उन बंदरों से पीछा छुड़ाने के लिए। उसने फिर मौत के तूफान में छलांग लगा दी। अब वो एक दूसरे टीले की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था। उसके दोबारा पानी में जाते ही खानम रोमांसी हो गए, रो कर कहने लगी, अरे तुम लोग कैसे सिपाही हो? जान पर खेलना सिपाही का काम होता है। तुमने घोड़ों को भी वफादारी नहीं दिखाई है। खानम का तीर सिपह सालार के दिल को जख्मी कर गया। फिर वो उसने नर्म लहजे में जवाब दिया, खानम तुम्हारा बेटा मौत के शिकंजे में गिरफ्तार है। ये हमसे भी नहीं देखा जा रहा है। ये माना जान पर के बोले ये माना जान पर खेलना सिपाही का काम होता है, मगर जानबूझकर मौत के फरिश्ते से पंगा लेना ये कोई काम नहीं होता है। चलो तुम किसी घोड़े को पानी में उतरने के लिए तैयार कर दो, फिर मैं जाऊंगा और उसको बचा कर ले आऊंगा। जानती हो, घोड़े अगर वफादार न होते तो अब तक भाग खड़े हुए होते। उधर शहर वक्त 2-4 मरतबा डूबा उभरा, आखिर में ऐसा डूबा कि फिर उभर कर ऊपर नहीं आया। खानम दाढ़े मार मार कर रोने लगी। रात में उसकी सहेलियाँ भी। उस रात किसी ने खाना नहीं खाया। वो ऐसे ही रात बीत गई। सुबह उदास उदास दिन का सूरज निकला। बर्फ का तूफान थम चुका था, मगर पूरी वादी दलदल से भर गई थी। सिपह सालार ने सबों पर सरसरी नजर डाली। फिर उसने ऐलान किया, दोस्तों खानम अभी दुनिया में नहीं रही। उसकी सहेलियाँ दौड़ कर गईं। उन्होंने कंबल हटा कर देखा तो खानम का चेहरा टूटा हुआ, आंखों में मायूसी की परछाई। उसकी लाश अकड़ कर लकड़ी की तरह हो गई थी। उन लोगों ने उसी टीले पर कब्र खोदी, उसकी तदबीर की रस्म अदा की और वापसी की तैयारी करने लगे। अपनी तकलीफ पेश कर रहे थे अब्दुल मजीद मास्टर साहब। क्या उन्वान होगा? मौत की वादी। मौत की वादी। इस कहानी पर जो साहबान तबसरा करना चाहे ले जाए। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नसर हुसैन है और मैं स्टूडेंट हूँ BA क्लास में। अभी सर ने जो स्टोरी सुनाई है मुझे बहुत पसंद आई और अच्छी लगी। इसमें मैं एक मैसेज ये लेता हूँ कि हर बच्चे को अपने बड़ों का अदब करना चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए, इसलिए कि माँ बाप तजुर्बेकार होते हैं। वो जो भी कहते हैं बच्चे की भलाई के लिए कहते हैं। इसी तरह एक माँ ने अपने बच्चों को उस काली वादी में जाने से रोका। उसे अंदेशा हुआ कि इसके साथ कुछ घटना हो सकती है और उस बच्चे ने अपनी माँ की बात काटते हुए वो जाने की जिद की और वहाँ पहुँचा। उसके साथ फिर जो हुआ आप लोगों के सामने है और इस मैसेज को मैं अपने साथ लेकर जाना चाहूँगा कि ये मैसेज सर ने जो मुझे दिया, इंशाअल्लाह मैं इसे ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा और इसे अपनी ज़िंदगी में ले आने की कोशिश ज़रूर करूँगा। थैंक यू। ये थे मुदस्सिर हुसैन जो कि BA फर्स्ट ईयर है कि सेकंड? फर्स्ट ईयर के तालिब इल्म है। नसरी अदब में गालिबन ये दूसरी मरतबा है। पहली मरतबा भी उन्होंने इज़हार किया था कि मुझे कुछ बोलना है, लेकिन चूंकि वो हमारे मरहूम इसाक खदर साहब की ताज़ियती नशिस्त थी, उसमें तनकीद और तबसरे की इजाज़त नहीं थी। तो इस मरतबा उन्होंने पहली मरतबा में ही जो है इतना अच्छा तबसरा पेश किया है। उनकी लेवल पर बहुत ही अच्छा मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ, उनका इस्तेक़बाल करता हूँ कि इस तरह से बोलने की हिम्मत आकर यहाँ पर कुछ असातिज़ा के दरमियान बोलने की हिम्मत करने की वो जसारत की है। मैं बहुत मुबारकबाद। और जो सामान तबसरा करना चाहे उन्हें।
खड़े हो। कहानी में नाफरमानी का अंजाम ये सबक तो मिलता है। कहानी बहुत अच्छे तसलसल से, प्लॉट भी अच्छा है, उसमें सारी चीज़ यानी अपनी जगह पर है। थोड़ा सा वो जो टीले पर का जो मंज़र है और वो घोड़ों का, तो थोड़ा सा मुझको वहाँ पर हिस्सा कमज़ोर लगा। और मजीद मास्टर साहब से मैं कहूँगा कि वो दो लफ्ज़ जो है उसमें ज़रा गौर करके उसको बदल लें। एक तो ग्लेशियर पहाड़ पर नहीं होता, बर्फ़ का तोता जो समंदर में तैरता रहता है वो पूरा पहाड़ होता है। हाँ, उसको ग्लेशियर कहा जाता है। ये बर्फ़ का तोता ही होता है, जो पहाड़ों पर होता है वो गिरे या जमा रहे, वो तोता होता है। दूसरी बात, वो जो ये रम्मानों से मिलना और ज्योतिषी से पूछना, ये हल्की ज़ात वालों का काम है। आपने लफ्ज़ इस्तेमाल, वो जाहिलों का काम है। हल्की ज़ात बिरादरी का उसमें कोई तस्वुर नहीं है। हाँ, वो जो है वो लफ्ज़ वहाँ बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी अच्छी कहानी थी, उसके ऊपर मैं जनाब को मुबारकबाद है। वो तो थोड़ा सा आमियाना है। आप बोलेंगे? अभी नजर से अच्छा नहीं पुलिस हमारे साहिबान एजाज भी अगर बोलना चाहे तो बोल सकते हैं तनकीद और तबसरे में, फिर बाद में तो उनको साक्षात का मौका दिया ही जाएगा। ज़्यादा प्रेशर डाले तो हम आप ही के ऊपर एक अच्छा तबसरा यहाँ पे रशीद आर्टिस्ट साहब ने अपनी मौजूदगी का इजहार कर दिया। आर्टिस्ट साहब उन्होंने इजहार कर दिया था, ये दोबारा इजहार कर दिया कि देखो मैं मौजूद हूँ, है ना। तो मैं चाहूँगा कि वो इंशाल्लाह अगली तकलीफ में जरूर तबसरा पेश करेंगे। आइए मैं बड़े अदब एहतराम के साथ हमारे आज की दूसरे कलमकार जो है मतलब डॉक्टर इकबाल बरकी साहब को मौजूद करता हूँ कि हज़राए करम तशरीफ लाएं और अपनी तकलीफ पेश करें। 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।